नमस्कार। अगर हम पाइथन डेवलपमेंट की दुनिया की बात करें तो एक ऐसा टूल है जो इंटरमीडिएट डेवलपर्स के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम Pywin32 लाइब्रेरी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका नाम सुनकर ही शुरुआती लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार जब इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं तो ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित होती है। अब एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि बिना C++ लिखे हम पाइथन को सीधे नेटिव विंडोज़ फीचर्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, जो कोई भी नियमित रूप से विंडोज़ पर काम करता है वो जानता है कि मैनुअल एडमिनिस्ट्रेशन के काम और बार बार होने वाली डेटा एंट्री कितनी उबाऊ हो सकती है। हर दिन वही एक्सेल शीट खोलना, आउटलुक से अटैचमेंट डाउनलोड करना या सिस्टम सेटिंग्स बदलना। क्या इन सब को ऑटोमेट करने के लिए C++ जैसी जटिल भाषा सीखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर Pywin32 हमारी मदद के लिए आता है। तो आखिर ये Pywin32 है क्या भला? सरल शब्दों में कहें तो ये एक पाइथन एक्सटेंशन है जो विंडोज़ ओएस की बिल्कुल गहराई वाली यानी लो लेवल कार्यक्षमताओं तक पहुंच देता है, और वो भी एपीआई बाइंडिंग के जरिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जटिल सी रैपर्स लिखने के झंझट में पड़े बिना हम सीधे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट से विंडोज़ के एलिमेंट्स को नेटिव रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे सिस्टम को बाहर से कमांड देने के बजाय सिस्टम के अंदर बैठकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले पाइथन और विंडोज़ ओएस का मिलन, फिर एक्सेल और आउटलुक को ऑटोमेट करना, उसके बाद कॉम का जादू और अंत में अर्ली बनाम लेट बाइंडिंग के अहम कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पाइथन और विंडोज़ ओएस का मिलन, जहां हम इसकी स्केल को समझेंगे। इन मॉड्यूल्स की लिस्ट पर गौर किया जाए तो ये वाकई में कमाल की है। ये लाइब्रेरी कितनी शक्तिशाली है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग सब कुछ कवर होता है। Win32 API से OS की डिटेल्स निकालना या सिस्टम शटडाउन करना हो, Win32 GUI के जरिए ग्राफिकल इंटरफेस बनाना हो, या Win32 फाइल से फाइलों को मैनेज करना हो, और हाँ, Win32 कॉम से तो ऑफिस जैसे भारी भरकम ऐप्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये सच में असीम शक्ति है जो डेवलपर्स के हाथों में आ जाती है। अक्सर डेवलपर्स के बीच एक बहस छिड़ जाती है कि भाई Pywin32 का इस्तेमाल करें या C टाइप्स का। खैर, इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर हम बड़े पैमाने पर Win32 API का उपयोग करना चाहते हैं तो C टाइप्स के साथ हमें खुद मैनुअल C फंक्शन रैपर, स्ट्रक्चर्स और रिसोर्स मैनेजर लिखने पड़ते हैं। इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है और ये काफ़ी थकाऊ भी है। इसकी तुलना में Pywin32 हमें पहले से तैयार एकदम पाइथॉनिक इंटरफेस देता है। ये रॉ Win32 हैंडल्स को खुद मैनेज करता है, तो गति और उपयोग में आसानी दोनों ही पैमानों पर Pywin32 कहीं आगे निकल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, एक्सेल और आउटलुक को ऑटोमेट करना और Win32 कॉम के साथ मिलने वाली कुछ क्विक विन्स। जब हम रोज़मर्रा के कामों को ऑटोमेट करने की सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले VBA मैक्रोस का नाम आता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि VBA का अनुभव कैसा रहता है। कभी काम करता है, कभी बीच में ही क्रैश हो जाता है। इसी बात पर गिटहब के एक डेवलपर का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। यह एक सपने की तरह काम करता है। Win32 कॉम के साथ एक बार जब चीज़ें सेट हो जाती हैं तो ये बिना किसी हिट एंड मिस वाले ड्रामे के बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। जरा सोचिए, क्या हम अपने सुबह के उबाऊ इनबॉक्स रूटीन को पाइथन से प्रोसेस कर सकते हैं? बिल्कुल। इसका वर्कफ्लो बहुत ही सीधा है। सबसे पहले आउटलुक फोल्डर से कनेक्ट कीजिए, फिर ईमेल को एक लूप के जरिए पढ़ें, जो भी अटैचमेंट्स मिलें उन्हें एक सुरक्षित डायरेक्टरी में सेव कर लें, और अंत में प्रोसेस्ड किए गए ईमेल को किसी प्रोसेस्ड सब फोल्डर में मूव कर दें। और सबसे मजेदार बात बताऊं, विंडोज टास्क शेड्यूलर का उपयोग करके इसे रोज शाम 5 बजे अपने आप चलने के लिए सेट किया जा सकता है ना कमाल? अब अगर डेटा एनालिस्ट की बात करें तो उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। Pywin32 के जरिए हम एक्सेल को पूरी तरह से बैकग्राउंड में कंट्रोल कर सकते हैं। वर्कबुक खोलना, स्प्रेडशीट का डेटा पढ़ना और लिखना, और यहाँ तक कि UI प्रॉपर्टीज को प्रोग्राम के जरिए सेट करना भी चुटकियों का काम है। इसके बाद एक्सेल से जो भी डेटा निकलेगा उसे बड़ी आसानी से पैंडाज या नमपाई जैसी डेटा साइंस पाइपलाइंस में फीड किया जा सकता है। अब रुख करते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, कॉम का जादू। आखिर पाइथन विंडोज से बात कैसे करता है? तो आखिर ये सारा ऑटोमेशन काम कैसे कर रहा है? इसके पीछे असली हीरो है कॉम,
यानी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये मॉडल परिभाषित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे व्यवहार करेगा, लेकिन पाइथन जैसी हाई लेवल भाषाओं के लिए असली जादू iDispatch नाम के इंटरफेस से होता है। iDispatch एक ऐसा इंटरफेस है जो प्रोग्राम को रन टाइम के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को डायनामिक रूप से खोजने की अनुमति देता है। बस इसी इंटरफेस की बदौलत पाइथन विंडोज के ऑब्जेक्ट्स के साथ इतनी आसानी से बातचीत कर पाता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, अर्ली बनाम लेट बाइंडिंग, यानी डिस्पैच और गेंज कैश के बीच का अंतर। लेट बाइंडिंग को समझना हो तो बस एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो किसी अंधेरे कमरे में जाकर कोई खास टूल ढूंढ रहा है। जब हमारा प्रोग्राम डिस्पैच का उपयोग करता है तो उसे पहले से बिल्कुल नहीं पता होता कि सामने वाले ऑब्जेक्ट के पास कौन से मेथड्स मौजूद हैं। वो तो बस रन टाइम कर सीधे ऑब्जेक्ट से पूछता है, क्या तुम्हारे पास विजिबल नाम की कोई प्रॉपर्टी है? अगर जवाब हाँ है तो काम हो जाता है। ये तरीका बहुत लचीला तो है, लेकिन इसमें पाइथन को ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती। अब इसके बिल्कुल उलट है अर्ली बाइंडिंग। इसे ऐसे समझें जैसे उस अंधेरे कमरे में जाने से पहले ही किसी ने पूरी छपी हुई कैटलॉग आपके हाथ में थमा दी हो। जब हम gencache.ensure-dispatch का उपयोग करते हैं तो प्रोग्राम के पास ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज और मेथड्स का पूरा ज्ञान पहले से ही मौजूद होता है। ये बाइंडिंग सुनिश्चित करती है कि हमारे प्रोग्राम को एकदम सटीक पता हो कि वो किस चीज के साथ डील कर रहा है। तो भाई, दोनों के बीच असली मुकाबला क्या है? लेट बाइंडिंग में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये डायनामिक होता है और केस इनसेंसिटिव होता है, यानी छोटे अक्षरों वाला विजिबल या बड़े अक्षरों वाला विजिबल दोनों चल जाएंगे। लेकिन अर्ली बाइंडिंग मेकपाई नाम की एक यूटिलिटी का उपयोग करके एक कैश फाइल बनाती है। इसके दो जबरदस्त फायदे हैं। पहला, आपको अपने कोड एडिटर में ऑटो कंप्लीट का फीचर मिल जाता है, और दूसरा, ये लेट बाइंडिंग के मुकाबले काफ़ी तेज चलता है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अर्ली बाइंडिंग केस सेंसिटिव होती है, इसलिए आपके मेथड्स के नाम बिल्कुल सटीक होने चाहिए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ये अर्ली बाइंडिंग इनेबल कैसे होती है। इसके लिए मेकपाई यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कमांड लाइन से बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। ये टूल क्या करता है कि वो एक पाइथन सोर्स कोड जनरेट कर देता है जो कॉम इंटरफेस को सपोर्ट करता है। एक बार जब ये सपोर्ट जनरेट हो जाता है तो अर्ली बाइंडिंग अपने आप काम करने लगती है, और इसके बाद पाइथन स्क्रिप्ट और विंडोज एप्लीकेशन के बीच का संचार बेहद तेज और सुरक्षित हो जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अब जब पाइथन 32 के जरिए विंडोज ओएस की चाबियां हमारे हाथ में आ गई हैं, एक्सेल और आउटलुक का ऑटोमेशन साफ हो गया है और बाइंडिंग का रहस्य भी सुलझ गया है, तो वो कौन सा दोहराव वाला उबाऊ काम होगा जिसे ऑटोमेट करना सबसे पहले चुना जाएगा? इस नॉलेज का उपयोग करके घंटों का काम महज कुछ सेकंडों में किया जा सकता है। तो इस पावरफुल टूलकिट को एक्सप्लोर करें और अपने डेली वर्कफ्लो को ट्रांसफॉर्म करें।